Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum beta. Hope you all are doing great. So in today's lecture, we are going to solve MDCAT 2024 past paper, the physics portion of it specifically. So start करते हैं. From the very first question, it says the linear momentum P of a photon is given by. अच्छा, we know that the formula of linear momentum is P is equal to h over lambda. So it means that the first option is to be correct. बट जब भी हम सॉल्व करते हैं MCQs, स्पेसिफिकली MCQs ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक MDCAT, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप चारों ऑप्शंस को गौर से देखें. तो जो सेकंड ऑप्शन है उसको भी हम देखते हैं. अच्छा, वी नो दैट कि जो v होता है वेलोसिटी, विच वी ऑल्सो कॉल इट c, स्पीड ऑफ लाइट, सो c इज इक्वल टू f लैम्डा. सो इस तरह से c ओवर f विल बी इक्वल टू लैम्डा. So what does it means कि P is equal to H divided by lambda की जगह you can write C over F. ओके. अच्छा, अब P is equal to H, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा तो फ्लिप हो जाएगा, तो इट विल बी H over C. सो मोमेंटम का फॉर्मूला हो जाएगा H F over C. अच्छा, F को जो है हम म्यू से भी डिनोट करते हैं इन सम ऑफ द बुक्स, सो H म्यू ओवर C. सो इट मीन्स दैट बी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. यस. अब C को चेक करते हैं. अच्छा, वी नो दैट के E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. दिस इज फेमस आइंस्टाइंस फार्मूला. एंड अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एम सी मल्टीप्लाई बाय C. अब एम सी मास इनटू स्पीड ऑफ वेलोसिटी, ये बराबर होता है मोमेंटम के, तो E इज इक्वल टू पी सी. तो E ओवर C इज इक्वल टू P. सो व्हाट डज इट मीन्स कि तीनों ऑप्शंस हैं, ये तीनों formulas of the momentum of a photons are correct. So what does it means? It means that the option D, all of the above, is to be correct. So इसका जो सही option है, it's D. Let us move towards the next one. The unit of resistance is equivalent to, किसके बराबर है unit of resistance? We know that according to Ohm's law, V is equal to IR. So V over I should be equal to R. V is voltage and I is current, जिसका यूनिट होता है एम्पियर. तो वोल्टेज ओवर एम्पियर या वोल्ट ओवर एम्पियर is another unit of resistance. So what does it means? That B answer is correct. Let us move towards the next one. Which of the wave phenomena cannot be exhibited by longitudinal wave? सम ऑफ द वेव प्रॉपर्टीज़ जो जर्नलाइज होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की भी होती हैं और ट्रांसवर्स वेव की भी होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सिर्फ स्पेसिफिकली ट्रांसवर्स वेव के लिए होती है. एंड इन अवर केस इट इज़ पोलराइजेशन. लॉन्गिट्यूडनल वेव में पोलराइजेशन नहीं होती, क्योंकि लॉजिकल रीज़न क्या है, जस्ट रोट इट एवरीथिंग डाउन, कि पोलराइजेशन जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसवर्स वेव के लिए ही यूनिक होती है, बिकॉज ट्रांसवर्स वेव में इट इन्वॉल्व्स रिस्ट्रिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन टू अ सिंगल प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन. क्योंकि ट्रांसवर्स वेव जिस तरह से प्रोपोगेट करती है, लाइक देयर इज अ 90 डिग्री एंगल बिटवीन वेव प्रोपोगेशन एंड वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी, सो दैट्स वाई पोलराइजेशन उसमें होती है. इन द ऑन द कॉन्ट्ररी, लॉन्गिट्यूडनल वेव पैरेलल होती है वेव प्रोपोगेशन और उसकी जो है वाइब्रेशन, सो दैट्स वाई लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर पोलराइजेशन नहीं होती. सो दैट्स वाई. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ 1 ग्राम, 1 ग्राम मास है, अगर उसको इंटायरली वी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी, तो व्हाट विल हैपन, कितनी एनर्जी होगी? वी नो दैट E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, वेयर C जो है इट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, इट इज़ इक्वल टू 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड. और 1 ग्राम ऑफ मास इफ़ वी कन्वर्टेड इनटू द किलोग्राम, सो इट शुड बी 0.001 किलोग्राम. सो वी जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यू, m की जगह आ जाएगा 0.001, और अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूँ तो इट शुड बी 1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम. So instead of mass you can write 1 into 10⁻³ and instead of speed of light it should be 3 into 10⁸8 होल स्क्वायर. अच्छा, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 3 3 ज़ार हो जाता है, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 8 इंटू 2 विल बी 16 टू 10 पावर 16, और यहाँ पर ऐसे ही हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ 3. सो अब सिंपली सॉल्व करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 9
and 10 is to power minus 3 and 10 is to power 16. यहाँ पर we'll use the indices rule when things are multiplying and their bases are same. So हम पावर उनके ऐड कर देते हैं, तो minus 3 plus 16 simple, और यहाँ पर 1 into 9 will be 9. So 9 minus 3 plus 16 would be 13. So what does it means? जो energy convert होगी it should be 9 into 10 is to power 13 joules. So our answer must be A. So what does it means? अगर 1 ग्राम ऑफ मास इंटायरली कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, तो हमें इतनी एनर्जी मिलेगी. ओके, द ड्राइव एस अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या हो सकता है? वी नो दैट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए. वी नीड टू फाइंड रो, तो हम फॉर्मूला रो के लिए बनाएंगे आर ए ओवर एल इज इक्वल टू रो, और हम इन सब के यूनिट्स को सब्सटीट्यूट करते हैं. आर मीन्स रेजिस्टेंस, सो ओहम. ए मीन्स एरिया, तो मीटर स्क्वायर. एल मीन्स लेंथ, तो मीटर. मीटर से 1 मीटर कैंसिल, सो अवर यूनिट मस्ट बी रो ओहम मीटर. रो इज इक्वल टू ओहम मीटर, सो ओहम मीटर it should be A. Let us move towards the next one. The rate of doing work. Rate of doing work is called power. Its SI unit is equivalent to. We know that power is equal to rate of doing work. So work done over time. Work done का unit होता है joule. Time का unit होता है second. So joule per second. So our answer must be B. Let us move towards the next one. The total potential difference across a combination of identical chemical cells becomes maximum. आप चाहते हैं कि आपके पास आइडेंटिकल केमिकल सेल्स हैं, बैटरीज हैं, उसको आपने उस तरह से अटैच करना है कि उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम हो जाए. तो हमें बताना है कि किस तरह से आप उसे अटैच करेंगे. आइदर इट शुड बी सीरीज पैरेलल और सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन. तो वी नो दैट के पैरेलल कम्बिनेशन के अंदर जो वोल्टेज होता है वो तो सेम होता है, तो मतलब जो एक बैटरी का वोल्टेज होगा वही टोटल वोल्टेज होगा. बट इन सीरीज कम्बिनेशन में जो टोटल वोल्टेज होता है वो ऐड होता रहता है. तो इट मीन्स दैट इफ़ यू वांट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमें अपने बैटरीज को, अपने सेल्स को सीरीज कम्बिनेशन में लगाना होगा. सो इट मीन्स दैट द बी आंसर इट शुड बी करेक्ट. लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. In electrical transformer, we have a transformer, or it is an static device, okay, that operates. किस प्रिंसिपल के ऊपर ऑपरेट करता है? We know that it operates on the principle of mutual induction. So let us move towards the next one. न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है in terms of momentum, the time rate of change of linear momentum. We know that the rate of change of linear momentum is equal to the force. So द आंसर मस्ट बी सी. अब अच्छा, ये किस तरह से होता है इसको हम पढ़ते हैं. हमने तो न्यूटन के सेकंड लॉ से ये फॉर्मूला ड्राइव किया है कि F इज इक्वल टू ma. अच्छा, और हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो m a की जगह डेल v ओवर डेल टी, और m डेल टी, m इंटू वेलोसिटी इज मोमेंटम, और यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी है तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा. So change in momentum with respect to change in time is equal to the force. So basically this particular formula is also derived from the second law of motion, which is m is equal to ma, where F is net force. In an ideal projectile motion, एक ideal projectile motion है, the horizontal component of acceleration during the entire flight is. अब यहाँ पे word आ रहा है आइडियल. अच्छा, जब भी आप MCQs करते हैं तो देयर आर सम कीवर्ड्स, तो दिस इज द कीवर्ड. आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हमें पता है कि एयर रेजिस्टेंस इज ज़ीरो. अच्छा, एयर रेजिस्टेंस हमें ये भी पता है कि एक्स एक्सिस में अप्लाई होती है, तो एयर रेजिस्टेंस इज ज़ीरो, सो एक्स एक्सिस में जो भी फोर्स है इट शुड बी ज़ीरो. तो जब फोर्स इज ज़ीरो, सो एक्सेलरेशन ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑल्सो ज़ीरो. वी नो दैट आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सेलरेशन अप्लाई होती है विच इज़ जी. तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा बी, ज़ीरो. विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मोडायनेमिक स्टेटमेंट इज फंडामेंटली करेक्ट. इन चारों में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? वर्क कैन नेवर बी कन्वर्टेड इनटू हीट, दिस इज रॉन्ग. वर्क कैन बी कन्वर्टेड completely into heat, yes, this happens. Heat can be converted completely into work without an engine, ऐसा नहीं होता.
हीट एंड वर्क आर इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, आर नॉट इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ये भी नहीं है. सो द आंसर मस्ट बी बी. अच्छा, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वर्क कैन ईजिली कन्वर्टेड 100% इनटू थर्मल एनर्जी. वी नो दैट इस तरह होता है फ्रिक्शन की वजह से. हीट इंजन्स, हमारे पास मोटरसाइकिल्स हैं, फैंस हैं, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन. तो हमारे पास बी जो ऑप्शन है इट इज़ करेक्ट. क्यों करेक्ट है? क्योंकि हमने ये होता हुआ देखा है और साइंटिफिकली इट इज़ ऑल्सो करेक्ट. लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. The restoring force responsible for maintaining the SHM of an ideal simple pendulum is, we know that, which is mg sin theta. जो force है उसके दो components होते हैं, एक mg cos theta, mg sin theta. mg cos theta जो है वो टेंशन को कैंसिल करता है, और जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स होती है which is mg sin theta. Hoping that you understand the part. Let us move towards the next one. Ohm's law हमारे पास जो है it states that के current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference. This is the statement of the Ohm law, provided, ये कब होगा कि current is directly proportional to the potential difference, provided that the temperature of the system remains constant, the physical state, which is the option B, which is correct. Let us move towards the next one. The measure of work done or energy transfer per unit charge. Okay, so work done per unit charge or energy transfer per unit charge between any two distinct point in an electrical circuit is defined. You know that work done per unit charge is voltage, जिसको हम potential difference भी कहते हैं. So the answer must be C. Let us move towards the next one. अच्छा, if an electronic transition is excited in an excited hydrogen atom terminates in the second principal orbit, the emitted spectral line belongs to the, we know that के this happens के जब आप excited state में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, the universe design like that, we need a stability. तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल स्टेट में आना चाहेगा, और जब भी इस एक्साइटेड स्टेट से स्टेबल स्टेट में आता है तो इट रिलीजेस सम एनर्जी. सो व्हेन n इज इक्वल टू 2, तो वो जो रिलीज एनर्जी करेगा इट शुड बी इन बाल्मर सीरीज. And we can easily see it because Balmer series lies in the visible spectra. Hoping that you understand the point. Let us move towards the next one. The next question states that the magnitude of a magnetic force experienced by a current carrying conductor placed in a uniform external magnetic field is given by, we know that we have a magnetic field, let's suppose it is in this direction, और यहाँ पर आपके पास एक कंडक्टर है. द कंडक्टर विल डेफिनेटली फेस द मैग्नेटिक फोर्स, और वो मैग्नेटिक फोर्स बराबर होगी ए के. हाउ डू वी नो दैट? बिकॉज एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, एंड वी नो दैट क्रॉस प्रोडक्ट जो है इट ओपन्स एज साइन थीटा, तो एल बी साइन थीटा. सो द आंसर मस्ट बी ए. Let us move towards the 17. Next one, the ratio of the universal molar gas constant R to the Avogadro's number Na. We know that this is a very famous equation. R over Na is equal to K, which is another constant, and K is Boltzmann constant. So the answer must be B. Let us move towards the next one. Coulomb's law की statement है. Coulomb's law states that the electrostatic force between two static point charges varies inversely with the square of the distance. We know that the formula of Coulomb's law, which is F is equal to K Q1 Q2 over R square, and यहाँ से we know that के F is inversely proportional to 1 over R square. So according to this, C is correct. Let us move towards the next one. In radioactivity, the mathematical product half-life and the decay constant is always equal to, we know that कि half-life और decay constant का जो product है it is equal to 0.693, because half-life का formula हमें पता है it is 0.693 divided by the decay constant. अब decay constant को is equal to के उस तरफ लेके जाएंगे तो वो multiply करेगा, और दोनों का multiply आएगा 0.693, a very famous equation that we have discussed in, I guess, interclass. Let us move towards the next one. The change in electric potential energy per unit charge. अभी पढ़ा हमने कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज या एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस.
Let us move towards the next one. Choose the mathematically correct statement regarding a charged particle moving through a magnetic field. कौन सी इन चारों में से करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन स्टेटमेंट होगी? The magnetic field exerts a maximum force when a particle moves opposite to the field lines. This cannot be correct because magnetic force का formula होता है F is equal to QVB sin theta. और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी तो इट मीन्स दैट कि भाई एंगल मस्ट बी 180 और साइन 180 जीरो होता है, तो फोर्स तो मैक्सिमम नहीं हो सकती, तो इट मीन्स दैट दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. द मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय, यस दिस इज मैथमेटिकली करेक्ट, क्योंकि V क्रॉस B है और V क्रॉस P जो है क्रॉस प्रोडक्ट हमें साइन थीटा देता है, तो ये सही है. स्टेशनरी चार्ज एक्सपीरियंस मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस करने के लिए मूवमेंट का होना ज़रूरी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इट इज़ क्यू वी बी साइन थीटा. तो अगर वेलोसिटी ही ज़ीरो होगी तो फोर्स ज़ीरो होगी, टेक्निकल सी बात है. मैग्नेटिक फील्ड एक्स पैरेलल टू द वेलोसिटी वेक्टर, इट इज़ रॉन्ग. अगर पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स ही नहीं लगेगी, क्योंकि एंगल हो जाएगा ज़ीरो और साइन ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो. सो व्हाट डज इट मीन्स कि only the B option is correct from the all of the above. Okay, let us move towards the next one. The electrical resistivity of a specific metallic conductor depends primarily upon the, कौन से चीज़ के ऊपर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी डिपेंड कर रही है? सी, यहाँ पर जो की पॉइंट है विच इज़ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा. सो द आंसर इज सी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रही है. लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते तो यस, टोटल लेंथ ऑफ द वायर के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है. लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. Very basic question. The propagation speed of the all electromagnetic waves, they are talking about the speed of the electromagnetic waves, जिसको हम speed of light कहते हैं. So it is B, which is 3 into 10 is to power 8, या और आमतौर पर 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, सेम बात. ओके, अ मशीन हैज़ अ कांस्टेंट पावर आउटपुट ऑफ 6 वोट. एक आपके पास मशीन है, उसका पावर आउटपुट है 6 वाट, और द टोटल मैकेनिकल एनर्जी डिलीवर्ड बाय दिस मशीन इन एग्जैक्टली 2 मिनट्स. अच्छा, अब ये मशीन जो है ये 2 मिनट के अंदर कितना कितनी एनर्जी डिलीवर कर रही है? 2 मिनट्स. अच्छा, वेन एवर यू हैव अ प्रॉब्लम, सो इट इज़ अ रिक्वेस्ट कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें. ठीक है, तो 2 मिनट्स मीन 120 सेकेंड, और जो पावर ऑफ द सिस्टम है, पावर ऑफ द मशीन है विच इज़ 6 वाट, सॉरी, तो एनर्जी कितनी होगी? वी नो दैट पावर का फार्मूला है एनर्जी डिवाइडेड बाय द टाइम. टाइम यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, सो द एनर्जी फार्मूला मस्ट बी पावर इनटू टाइम. पावर आपके पास 6 है, टाइम 120 सेकेंड्स है, सो द पावर मस्ट बी 720 वाट. सो द सी आंसर इज करेक्ट. अच्छा, अब मज़े की बात यह है, कुछ स्टूडेंट इसको गलत कर देंगे. क्यों गलत करेंगे? क्योंकि 6 2 12, ए ऑप्शन लगा देंगे. लेकिन it is important for you people to understand this कि whenever you are solving the problem, so you need to see the units as well. SI में convert करने हैं सारे, या एक system of unit में convert करने हैं. Okay, let us move towards the next one. 25 है हमारे पास. A thermodynamic process in which all the net heat supplied to an ideal gas system is entirely converted into the mechanical work. मतलब कि हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की जो इक्वेशन है विच इज़ दिस, डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू. तो कह रहा है कि भाई डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ज़ीरो. सो इट मीन्स दैट कि इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. किस सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है? हमें पता है वो सिस्टम है आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसो मीन्स सेम, थर्मल मीन्स टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है. अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो थर्मल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट. अब थर्मल एनर्जी कांस्टेंट है तो उसका चेंज तो ज़ीरो होगा. सो इट मीन्स दैट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन जस्ट कन्वर्टेड इनटू, सॉरी, दिस वन. सो वो किस में होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस में होगा. लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. 26 है हमारे पास. अच्छा, अब 26 इज काइंड ऑफ वेरी वेरी इजी. कह रहा है कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना होगा. ठीक है, सिर्फ हमें बेसिक मैथ्स करनी है. चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन
We also know that 1.6 into 10 to the power minus 19. Mass of an electron 9.11 into 10 to the power minus 31. This is kg and charge is coulomb. Okay. अब ये 31 यहाँ माइनस का है, ऊपर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 और ये हो जाएगा प्लस 31 और यहाँ पर 9.11. अच्छा, बेस सेम पावर ऐड कब से करते हुए आ रहे हैं, when things are multiplying and their bases are same, we'll just add the power. तो E over M 1.6 into 9.11, 31 minus 19, तो it should be 12 I guess. अच्छा, अब कौन सा आंसर हो सकता है, तो हमें पता है कि इसका आंसर ए होगा. क्यों ए होगा, क्योंकि 1.6 डिवाइडेड बाय 9.11 इट इज 0.176. ओके, और अगर मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूं तो इट शुड बी 1.76 इंटू 10 टू पावर 11. ओके. अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर ये तो मैथमेटिक्स थोड़ी सी मुश्किल है, तो यस इसकी थोड़ी सी है. तो E ओवर M का रेशो आप याद कर लें, वेरी फेमस नंबर 1.76 इंटू 10 टू पावर 11, समटाइम्स ये आ जाता है. लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. If the instantaneous velocity, आपकी instantaneous velocity of a moving body over an interval is consistently equal to the average velocity, the body is said to be moving with uniform velocity. हमें पता है कि जब instantaneous velocity, this is a condition, कि जब instantaneous velocity average velocity के बराबर होगी तो it means that आपकी body जो है वो uniform velocity के साथ move कर रही है. Okay, so yeah, let us move towards the next one. Waves that require a material medium, वो वेव्स जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट है फॉर एन इलास्टिक प्रोपोगेशन. हमें पता है वो कौन सी वेव्स होती है, मैकेनिकल वेव्स होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और एक्स रेज आर आल्सो अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. द बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्राइव फ्रॉम इट्स फंडामेंटल डेफिनेशन इज. अच्छा, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है फोर्स ओवर चार्ज. फोर्स का यूनिट होता है बेटा न्यूटन, चार्ज का यूनिट है हमारे पास कूलम. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट होगा विच इज न्यूटन पर कूलम. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. 30 क्वेश्चन. हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, और एक प्रोटॉन है. इंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो इंटर होता है परपेंडिकुलर विद देयर आइडेंटिकल लीनियर मोमेंटम. व्हाट डज इट मीन्स के वेलोसिटी वेक्टर, क्योंकि मोमेंटम एंड वेलोसिटी आर इन द सेम डायरेक्शन, ये हमें पता है कि वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा. ठीक है, इट मीन्स दैट कि फोर्स इज मैक्सिमम. ओके, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब देयर ट्रेजेक्टरीज. तो जिस ट्रेजेक्टरी में, जिस सर्किल में ये दोनों मूव करेंगे, वो उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है. दे ट्रेवल स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि फोर्स लग रही है तो डिफ्लेक्शन होगी, सो दिस इज रॉन्ग. They deflected in identical paths along with the same circular direction. No, this is also wrong. Why? Because एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है. तो इलेक्ट्रॉन हैज़ नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज. तो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होगी which will be opposite to the direction of proton. Let us move towards the next one. They reflect equally in circles but move in opposite rotational direction. This can be happen. Okay, this can happen. अच्छा, why this can happen? This is the right answer. अब ये क्यों होगा इसकी मैथ समझते. We know that the radius formula of the charge that is moving in a magnetic field which is mv over qb. अच्छा, अब देखें mv जो है, mv बराबर किसके होता है, मोमेंटम के. तो फॉर्मूला हो गया p डिवाइडेड बाय qb. और इन द क्वेश्चन हमें कह रहा है कि भाई मोमेंटम तो सेम है दोनों का, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, और चार्ज भी सेम होता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, एंड दे आर मूविंग इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड. तो इट मीन्स दैट जिस रेडियस में, जिस सर्किल में मूव करेंगे वो सेम होगा, बट ऑपोजिट रोटेशनल डायरेक्शन होगी. क्यों? क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है. प्रोटॉन की जो चार्ज की डायरेक्शन, पाथ की जो डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड रूल, और इलेक्ट्रॉन की लेफ्ट हैंड रूल. सो दैट्स व्हाई दे विल बोथ मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन बट इक्वली इन इक्वल सर्किल. ठीक है, कि रेडियस सेम होगा. लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. एक बॉडी है जो रेस्ट से स्टार्ट करती है, फॉल्स फ्रीली
under the sole influence of gravity. The total vertical distance covered by it in t second is expresses. तो कितना डिस्टेंस होगा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है. अब इसमें खुद कह रहा है कि इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी ना बेटा. तो u इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर. तो इट शुड बी 0 प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर. तो 0 प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर इज 1/2 जी टी स्क्वायर. So it means that which option is correct? So B option is correct in this regard. Let us move towards the next one. The total mechanical energy of a system. आपके पास एक सिस्टम है, उसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी? एंड द सिस्टम इज एग्जीक्यूटिंग SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एनी आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट पोजीशन इज गिवन बाय. आपके पास मास स्प्रिंग सिस्टम है. लेट सपोज यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर टोटल एनर्जी तो सेम होगी क्योंकि कोई इसमें लीकेज ऑफ द एनर्जी नहीं है. वी नो दैट कि मैक्सिमम पॉइंट पे स्पीड ज़ीरो होती है. अच्छा, स्पीड ज़ीरो है तो जितनी भी एनर्जी होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो ज़ीरो है. तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर. ओके, सो व्हाट डज इट मीन्स? बी आंसर इज करेक्ट. ठीक है, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है. व्हेन अ सेमीकंडक्टर पी एन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बियास कॉन्फ़िगरेशन. एक होता है फॉरवर्ड बियास जहाँ से करंट पास करता है, एक होता है रिवर्स बियास जहाँ से करंट पास नहीं करता. तो जो आपका इट आइडियली फंक्शन एज एन, तो जो पी एन जंक्शन है वो किस तरह से फंक्शन करेगा? क्लोज स्विच विद मिनिमम रेजिस्टेंस? नहीं, रेजिस्टेंस तो मैक्सिमम होगी. एम्पलीफायर सर्किट? नो. ओपन स्विच, ओपन स्विच विद नियरली इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट तो जा ही नहीं रहा. ठीक है, let us move towards the next one. For a work done by a constant mechanical force to be maximum, हमें वर्क डन को मैक्सिमम करना है. ठीक है, तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट? अच्छा, तो हम कॉस थीटा कौन सा एंगल पे मैक्सिमम होता है? हमें पता है कॉस थीटा 0 डिग्री पे मैक्सिमम होता है, क्योंकि कॉस 0 किसके बराबर होता है बेटा? कॉस 0 इज इक्वल टू 1. ओके, लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ. एक पार्टिकल है जो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड, और उसकी स्पीड भी कांस्टेंट है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज ट्रू? सो वी नो दैट कि कोई भी पार्टिकल, कोई भी चीज़ जब सर्कुलर मोशन में मूव कर रही हो, प्रोवाइडेड विद द यूनिफॉर्म स्पीड, ओके, तो उसके ऊपर तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, एंड दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है? इनवर्ड होती है. So what does it means? It means that the net force acts radially inward towards the center of a circle. Only the centripetal force is applying on the circle. क्यों? क्योंकि body is moving with a constant speed and in a circle. Okay. Let us move towards the next one. The electrical potential difference between 2 points in an active circuit. Potential difference का unit पूछा जा रहा है simple. तो वो है हमारे पास C, which is volt. Okay. Next question हमारे पास है कि एस आई सिस्टम में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का क्या यूनिट होगा? अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डेल क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल टी, वे सी इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा टी इज इक्वल टू सी. अब देखें, डेल क्यू मतलब एनर्जी, तो विच इज जूल. एम मतलब मास, विच इज किलोग्राम. के मतलब डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर, सो विच इज केल्विन. सो जूल पर केजी पर केल्विन. So what does it means? The A answer should be correct. Let us move towards the next one. 38. The mathematical relationship for the time period of an object performing uniform circular motion with angular velocity is. अच्छा, अब यहाँ से हम इसको डराइव कर लेते हैं. बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें याद नहीं करना, हम हमारे कॉन्सेप्ट हमने कॉन्क्रीट रखने, तो जिससे हम उस चीज़ को ड्राइव कर सकते हैं. एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है थीटा ओवर टाइम. ओके, अच्छा, थीटा अगर पूरा सर्किल हमारा मुकम्मल होगा तो थीटा इज 2 पाई. और पूरा कोई भी चक्कर मुकम्मल करने के लिए, कोई भी काम जब मुकम्मल हो जाता है तो टाइम इज टी. तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया 2 पाई ओवर टी. अब हमसे तो टी पूछा जा रहा है, तो टी यहाँ पे लेके जाएंगे, ओमेगा यहाँ आ जाएगा, तो टी इज 2 पाई ओवर ओमेगा.
So this is the correct answer, 2 pi over omega. So what does it means कि B answer is correct. So that's how you can derive the formula और बड़ी आसानी से कर सकते हैं. In the quantum photoelectric relationship, phi is equal to h mu naught. अच्छा, phi is what? It is work function. तो आपसे कहा जा रहा है phi जो है, the physical term phi denotes the work function. Okay, h mu naught is the frequency. Question number 40. Electrical current is defined as the net rate of charge flow. Okay, we know that. Its operational unit can be written as, तो करंट का हमने फॉर्मूला पढ़ा है चार्ज ओवर टाइम. चार्ज इज कूलम मेरा बेटा, टाइम इज सेकंड. तो करंट का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा? कूलम डिवाइडेड बाय द सेकंड. ओके, अच्छा अब यहाँ पर देखें, ऐसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि फॉर्मूला चारों ऑप्शंस देखना बड़ा ज़रूरी है. अब यहाँ पर कह रहा है बी एंड द सी. ओके, एक और फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर और V ओवर R इज इक्वल टू आई. ओके, V का मतलब क्या है बेटा? वोल्ट, और R का मतलब ओम. तो एक और हमारे पास फॉर्मूला करेक्ट है विच इज़ वोल्ट पर ओम. तो B भी करेक्ट, C भी करेक्ट. सो हमारा आंसर क्या होगा? D. तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ चारों ऑप्शंस का देखना बहुत ज़रूरी है. समटाइम्स स्टूडेंट्स जो है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम प्रेशर बहुत होता है, स्ट्रेस बहुत होता है, तो उनको जो पहला ऑप्शन सही लगता है वो करेक्ट कर देते हैं, बाद में पता लगता है कि गलत हो गया. सो दैट्स द रीज़न सारे ऑप्शंस देखने हैं. ओके, 41. When high energy, highly energetic, fast moving electrons are suddenly stopped by hitting a heavy metallic target inside an evacuated tube, it results in the generation of high frequency X-rays. Okay, X-rays की generation इसी तरह से होती है. Let us move towards the next one. The instantaneous alternating electromotive force EMF जिसको कहते हैं, वो प्रोड्यूस होती है अक्रॉस द इमेच्योर. ये बेसिकली आपकी जनरेटर की बात हो रही है. जनरेटर में जो EMF प्रोड्यूस होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास NAB ओमेगा साइन थीटा. ओके, बेसिकली साइन ओमेगा टी होता है और ओमेगा टी बराबर होता है थीटा के. ठीक है, where n is the number of turns, a is the area, b is the magnetic field, omega is the rotational speed and theta is the angle. Okay, hoping that you understand the point. आगे चलते हैं. Inside an extrinsic n-type semiconductor, n-type semiconductor है हमारे पास जिसमें इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होते हैं. ठीक है, द माइनॉरिटी चार्जेस. अब देखें भाई, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन है तो माइनॉरिटी कौन से होंगे? माइनॉरिटी हमारे पास होंगे बाउंड वैलेंस होल्स. सिंपल, बी. लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. द टोटल एक्सपेरिमेंटल बाइंडिंग एनर्जी. बाइंडिंग एनर्जी हमें पता है वो एनर्जी जो हमारे न्यूक्लियस को इंटैक्ट रखती है. ऑफ अ ड्यूट्रॉन. ड्यूट्रॉन वो हाइड्रोजन का आइसोटॉप है. ठीक है बेटा, जिसका एटॉमिक मास 2 होता है, एटॉमिक नंबर तो 1 होता है, is 2.2. द बाइंडिंग एनर्जी पर कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियन इज. सो बाइंडिंग एनर्जी का बेटा पर न्यूक्लियन का फॉर्मूला होता है. बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी है 2.2. मास नंबर है हमारे पास न्यूट्रॉन का विच इज 2. तो 2.2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 1.1. सो व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट द सी पार्ट it must be correct. So yeah, let us move towards the next one. Question number 45. Question क्या कह रहा है कि magnetic flux and magnetic flux density which is also the magnetic field, we know that B over a planar surface area, कि magnetic flux और magnetic flux density के दरमियान का relationship क्या होता है? So we know that flux is equal to B dot A which is BA cos theta. So answer must be A. Okay, let us move towards the next one. Question number 46. If the operating length of an oscillating simple pendulum is increased exactly 4 times. So पहले लेंथ थी L, अब जो न्यू लेंथ है it is 4L. its natural linear frequency of vibration will be. linear frequency जो है वो कितने टाइम्स इंक्रीज होगी if we increase the length by 4 times. Okay, अच्छा, the time period of a simple pendulum is this. is very famous formula, 2 pi radical L over G. We know that the frequency is the inverse of time period, so it is 1 over t. So 1 divided by t. अब ये डिवीजन का साइन है. if it is moved towards multiplication sign तो सारी चीज़ें फ्लिप हो जाएंगी बेटा. तो यहाँ पर 2 पाई था तो इट इज़ 1 over 2 पाई. फ्लिप तो L ऊपर था, यहाँ L नीचे आ गया और G
ऊपर चला गया, न्यूमरेटर में चला गया। तो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी। अब इस फॉर्मूला में आप एक चीज़ को नोट करेंगे, 2 पाई और जी जो है वो कांस्टेंट है, तो एफ इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल। तो अगर आप गौर करें कि फ्री लेंथ आपकी 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, तो जो न्यू लेंथ है विच इज़ 4L, ठीक है। अच्छा, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, तो you're getting the point. So 2 times frequency decrease हो जाएगी, ठीक। तो the answer must be B। अच्छा, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, if you don't understand it, this sometimes student find this hard, तो आप ऐसे करें कि न्यू लेंथ, प्रीवियस लेंथ जो है वो 1 मीटर ले लें और जो न्यू लेंथ है वो 4 मीटर ले लें, देन यू हैव टू सॉल्व इट। तो आंसर आपका ऐसे ही आएगा कि अगर लेट सपोज पहली फ्रीक्वेंसी 1 आ रही है, तो जो सेकंड टाइम फ्रीक्वेंसी होगी वो 0.5 आएगी। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। इन अ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियर ट्रांजिशन, a parent nucleus changes configuration via a specific emission where the mass number stays constant. mass number constant है, but the atomic number z changes। क्या होता है कि आपका न्यूक्लियस जो है वो कुछ रेडिएशन इमिट आउट कर रहा है, लेकिन उस इमिशन की वजह से मास नंबर जो है वो सेम है, बट जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज होता है। अच्छा, इफ़ इट इज़ अ पॉजिट्रॉन इमिशन, अगर ये पॉजिट्रॉन इमिट कर रहा है तो द ट्रांसमिशन इज कॉल्ड इट्स कॉल्ड द बीटा पॉजिटिव डीके, ठीक है। पॉजिट्रॉन बीटा पॉजिटिव डीके, इट्स वेरी इजी। होपिंग दैट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। A constant mechanical force vector of 10 Newton acts completely parallel along a horizontal axis. What does it means? कि जो 10 न्यूटन फोर्स है वो एक्स एक्सिस में है, ठीक है। तो सारी की सारी जो फोर्स है वो है 10 न्यूटन एट 0 डिग्री, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर है सारी की सारी फोर्सेस, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? तो भाई वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा, क्योंकि सारी की सारी फोर्स है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 49। द प्रोटॉन नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इंक्रीजेज आफ्टर इमिशन। आपके पास एक न्यूक्लियस है, इट इज़ एन एक्साइटेड स्टेट एंड इट नीड्स टू गो डाउन टू अ स्टेबल स्टेट। तो वो कुछ ना कुछ रेडिएशन इमिट आउट करेगा। उस रेडिएशन इमिट आउट करने की वजह से क्या हो रहा है कि आपका प्रोटॉन नंबर इन द न्यूक्लियस इंक्रीज हो रहा है। तो बताइए कि कौन सी रेडिएशन इमिट आउट हुई होगी, कौन सा पार्टिकल इमिट आउट हुआ होगा। वी नो दैट कि जब न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है एक प्रोटॉन में, तो आपके पास एक बीटा नेगेटिव भी रिलीज होता है। तो व्हाट इज हैपनिंग कि प्रोटॉन इंक्रीज हुआ है तो न्यूट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू द प्रोटॉन, जिसकी वजह से प्रोटॉन नंबर इंक्रीज हो गया और हमें कौन सा पार्टिकल मिला है? बीटा नेगेटिव। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट पूछेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है? भाई देखो, प्रोटॉन का पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, तो दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास जीरो चार्ज बन जाता है। तो चार्ज को बैलेंस आउट करने के लिए ऐसा होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50। एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड। एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट जो है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी होता है। इफ़ यू रिमेंबर दिस फार्मूला, दिस इज एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, और एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई आर। So that's how it works. Question number 51, बहुत बेसिक यूनिट। न्यूटन इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ, कौन से उसका यूनिट नहीं है? तो वी नो दैट मोमेंटम का यूनिट नहीं है, क्योंकि न्यूटन इज़ अ यूनिट ऑफ फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स is a unit is force, tension force, coulomb force, friction is also a force। तो momentum is not a force, so that's why Newton उसका यूनिट नहीं होगा। Faraday law of electromagnetic induction is mathematically represented as, we know that बहुत important बेसिक सा फार्मूला है। इसके प्रीवियस हमने क्वेश्चन भी सॉल्व की है। माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी is equal to EMF. Minus n is the number of turns, change in the flux, delta phi, and delta t is change in the time. Okay, next one, in law of radioactive decay, n is equal to n naught e power minus lambda t. Lambda is a decay constant, t is the time। तो हमने बताना है कि n ओवर n नॉट किसके बराबर होता है। तो n ओवर n नॉट जो है इट इज़ इक्वल टू रिलेटिव एक्टिविटी। ओके, अब n किसके बराबर है? n इज़ द रिमेनिंग नंबर ऑफ न्यूक्लियस, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई एट टाइम t। बेसिकली हमारे पास एक मटेरियल होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल, और हम
एन नॉट होगा उसमें स्टार्टिंग नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई टी इज इक्वल टू 0। जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट नहीं की है तो एन नॉट विल बी द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और जैसे ही आपने स्टार्ट कर दिया ऑब्जर्वेशन, आफ्टर लाइक 10 मिनट्स 20 मिनट्स, तो जो रिमेनिंग रेडियो एक्टिव न्यूक्लियर रह जाएंगे वो एन रह जाएंगे। सो एन ओवर एन नॉट, इट tells you about the relative activity. Okay, so the last, in Einstein photoelectric equation, H naught H mu, this is the total energy, it is equal to phi. Phi is what? The work function plus the ev naught, the kinetic energy of the photoelectron is। अब इनमें से kinetic energy किसके बराबर होगी? We know that kinetic energy का formula है kinetic energy is equal to h mu, which is the total energy of the photon minus the work function। तो हमारा जो आंसर होगा which is the D, तो D must be the answer। Okay, so this was it from my side, hope you understand। Inshallah, see you in the next video where we solve another year's past paper। Thank you।